हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में अपने पढ़ते हैं कैन, टीएपी, एसएसपी और एमओपी। इन फर्टिलाइज़र के बारे में अपने बात करेंगे। आज हमने पिछली वीडियो में बात की थी यूरिया के बारे में। यूरिया के बारे में सारा कुछ जाना था कि किस प्रकार से यूरिया से कौन सा न्यूट्रिएंट अपने को मिलता है और कैसे मिलता है, उसकी क्या प्रोसेस होती है, उन चीज़ों के बारे में अपने बात की थी। तो आज अपने बात करेंगे इन 4-5 जो फर्टिलाइज़र +2 एग्रीकल्चर के अंदर लगते हैं। ठीक है, +2 एग्रीकल्चर की केमिस्ट्री के अंदर लगते हैं ये फर्टिलाइज़र, जिनमें से बड़े क्वेश्चन पूछे जाते हैं नॉर्मली, या फिर कई छोटे जो कंपटीशन होते हैं उनके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चन इनमें से पूछे जाते हैं कि इनमें कौन सा पोषक तत्व पाया जाता है, किस रूप में पौधे इसको ग्रहण करते हैं, वो सारी चीज़ें आज अपने इसमें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अपने जानते हैं कैन के बारे में। पहला तो कैन का पूरा नाम आपको पता होना चाहिए। तो इसका पूरा नाम होता है कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट। ठीक है, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट कैन हो गया। अब इसको दूसरा जो एक और नाम है वो है किसान खाद। अब किसान खाद इसको क्यों कहते हैं, ये भी चीज़ है कि किसान खाद क्यों कहते हैं कैन को। इसका सबसे अच्छा तरीका ये है कि जो इसका सूत्र है वो थोड़ा पता हो तो इसके बारे में अपने लिख सकते हैं। तो अगर अपने इसका सूत्र वगैरह अपने लिखना चाहें तो किस प्रकार से लिखेंगे, जो नाम है उसी प्रकार से हैं कि नाम क्या है, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट हो गया, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट हो गया, ये इसका सूत्र हो गया। ठीक है, अब इसको अलग अलग अपने देखें तो ये कैल्शियम भी देता है, अमोनियम के रूप में नाइट्रोजन देता है और नाइट्रेट के रूप में भी नाइट्रोजन देता है। तो अब इसको किसान खाद क्यों कहते हैं, क्योंकि जो अमोनियम है ये मैंने पीछे कई वीडियो के अंदर बता दिया है, और नाइट्रेट है वो कैसे मृदा पर प्रभाव डालते हैं। अमोनियम से क्या होता है, बहुत बार पीछे बताया हुआ है। अमोनियम से क्या है, NO3 बनने के दौरान हाइड्रोजन है वो रिलीज होती है। ठीक है, यानी मिट्टी के अंदर पड़ी रहती है, एक्स्ट्रा के अंदर हाइड्रोजन है वो बढ़नी शुरू हो जाती है। तो हाइड्रोजन बनेगी तो इससे क्या होगा, हाइड्रोजन जहाँ पर ज़्यादा होती है, यानी हाइड्रोजन की सांद्रता जिस मिट्टी के अंदर ज़्यादा होगी वहाँ की मृदा क्या होगी, अम्लीय होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि H+ पॉजिटिव की सांद्रता है वो बढ़ने लगती है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बढ़ती है, और NO3 नेगेटिव की सांद्रता जहाँ पर बढ़ती है वहाँ पर OH नेगेटिव की सांद्रता बढ़ने लगती है। ठीक है, ये O है, इसके साथ में H2O मिलेगा तो OH हाइड्रोक्सिल आयन की सांद्रता बढ़ने लगती है। इसलिए यहाँ की मिट्टी क्या हो जाएगी, क्षारीय, और NH4 जहाँ पर होगा वहाँ की मिट्टी क्या हो जाएगी, अम्लीय। इसलिए अम्लीय और क्षारीय होने से क्या है कि पूरी जो मिट्टी है वो यानी इनके बीच की हो जाएगी उदासीन। इसलिए जो कैन है, कैन खाद का अपने प्रयोग करते हैं तो उससे मिट्टी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि क्षारीय भी होगी अम्लीय भी होगी और दोनों अपना इफेक्ट दिखाएंगे तो वो मिट्टी है वो उदासीन हो जाएगी। इसलिए इसे किसान खाद कहते हैं, यानी किसान को किसी भी प्रकार का ये मिट्टी के अंदर किसी भी प्रकार का दुष्प्रभाव है वो नहीं छोड़ती है, इसलिए इसको किसान खाद कहते हैं। ये तो थी इसके बारे में सामान्य जानकारी। अब आगे इसमें अपने बात करते हैं इसके कुछ जो रिएक्शन वगैरह हैं उनके बारे में। अब इसमें अपने बात करते हैं कि इसमें कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं। इसमें मुख्य रूप से नाइट्रोजन पाया जाता है 25%, यानी 25% नाइट्रोजन इसमें होगा। अब सबसे जो बेनिफिट है इसका यही है कि जो 25% है वो 12.5 पर, ठीक है, 12.5 12.5% ये होता है अमोनिकल।
मैंने पीछे बताया अमोनिया के रूप में, नाइट्रेट के रूप में, ये होता है नाइट्रेट के रूप में। ठीक है, ये अमोनिया के रूप में होता है, ये नाइट्रेट के रूप में होता है। जैसे सूत्र में होता है कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, तो ये 12.5 होता है, ये 12.5 होता है। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रख लेना, अमोनिया के रूप में 12.5 होता है, नाइट्रेट के रूप में भी 12.5 होता है। ऐसा करने से क्या होता है, ये ज़्यादा अम्लीय बनाता है भूमि को, यानी पीएच कम करता है, ये क्षारीय बनाएगा, दोनों से उदासीन हो जाएगी। ठीक है, इसलिए इसका भूमि में ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। ठीक, अब इसके अंदर अपने आगे जानते हैं कि मुख्य रूप से यह किस प्रकार से रिएक्शन करता है। तो रिएक्शन के अंदर सिंपल सी बात है कि इसका जो सूत्र वगैरह है वो अपने को पता है, तो अपने आसानी से लिख सकते हैं। मृदा अभिक्रिया, राइटिंग ऐसी है मेरी, समझ आ जाएगी लगभग। तो मृदा अभिक्रिया के अंदर नाम से स्पष्ट है, कैल्शियम अलग अलग लिख रहा हूँ मैं, बाकी जोड़ के लिख देना, संतुलित कर लेना। अमोनियम नाइट्रेट, ठीक है, जल के अंदर घुलेगा, अपने मान लो मिट्टी के अंदर देते हैं तो वो इन्हीं 3 टुकड़ों के अंदर टूट जाएगा। ठीक है, ये मान लो मिट्टी के अंदर पड़ा है, अलग अलग टूट गया है। तो मैंने आपको बताया कि पहले जो पौधे हैं वो इसको आसानी से ग्रहण कर लेते हैं, इसको थोड़ा लेट करते हैं, क्योंकि ये जो है वो मिट्टी के चारों ओर इस प्रकार से जुड़ा रहता है। ठीक है, और ये जो है वो इस प्रकार से होता है, NO3 नेगेटिव, सॉरी एक आएगा यहाँ पर, इस प्रकार से दूर दूर पड़ा रहता है। तो इसकी लीचिंग के द्वारा भी हानि ज़्यादा होती है NO3 नेगेटिव की, जो पीछे यूरिया में मैंने 2-3 बार बता दिया है। तो इसलिए इसको पौधे हैं वो आसानी से ग्रहण कर लेते हैं, क्योंकि ये बंधा हुआ होता है इसके चारों ओर, कण के चारों ओर, इसलिए इसको बाद में पौधे वो ग्रहण करते हैं। तो मृदा अभिक्रिया के अंदर आपको सिर्फ इतना ही लिखना है। उसके बाद में आपको बस ये बताना है कि इससे कैल्शियम मिलता है, अमोनिया के रूप में नाइट्रोजन मिलती है, और नाइट्रेट के रूप में भी नाइट्रोजन इससे मिलती है। ठीक है, ये हो गया इसमें। अब अपने को मान लो ये पता करना है कि यह कौन सी मृदाओं के लिए उपयुक्त होता है। तो अगर पूछा जाए कि कैन है वो किस मृदाओं के लिए उपयुक्त है, तो कैन को सभी मृदाओं में डाला जा सकता है। ठीक है, सभी मृदाओं में इसका प्रयोग कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि यह अम्लीय करता है, यह क्षारीय करता है, तो दोनों से उदासीन हो गया। तो अगर मान लो किसी भी मिट्टी का pH है 8, तो उसको न तो कम करेगा और न ही उसको बढ़ाने का काम करेगा। तो जो अपने पास मिट्टी है वो उसी pH की पड़ी रहेगी। इसलिए कैन का प्रयोग किया जाता है, ताकि यह मिट्टी के अंदर किसी भी प्रकार का दुष्प्रभाव नहीं डालता, इसलिए इसको किसान खाद कहते हैं। अब आगे है, इसमें लगभग चीज़ें इसमें हो गई है कि कौन कौन सी चीज़ें किस मात्रा में पाई जाती हैं। और इसमें एक चीज़ आप ये भी याद रख लेना, 8.1% यानी कि नॉर्मल 8% इसमें क्या पाया जाता है, कैल्शियम की मात्रा इसमें पाई जाती है। तो ये चीज़ आप याद रख लेना इसमें। और कैल्शियम क्या होता है, कैल्शियम एक द्वितीयक पोषक तत्व के रूप में काम में आता है। कैल्शियम है, मैग्नीशियम है और सल्फर है। तो ये चीज़ें हो गई इसमें कैन के अंदर। कैन के अंदर मुख्य रूप से यही है। इसमें थोड़ा सा आगे हो रहे हैं, अगला इसमें अमोनियम सल्फेट के बारे में। तो अमोनियम सल्फेट का जो सूत्र है वो नाम की तरह ही है, अमोनियम सल्फेट। अमोनिया का एक अणु ये हो गया, ठीक है, सल्फेट SO4 हो गया, तो ये 2 होते हैं, तो यहाँ पर 2 हो गया। NH4 पॉजिटिव सिंगल होता है, इसलिए यहाँ पर 2 लगाया गया है।
तो NH4 की ट्वाइस SO4, ठीक है, अमोनियम सल्फेट हो गया। तो मृदा अभिक्रिया के अंदर तो ये तो अपने को पता ही चल गया कि इससे क्या प्राप्त होता है, नाइट्रोजन होता है, और इसमें कितना होता है, नॉर्मल 20.6 होता है, ठीक है, 20.6% इसमें नाइट्रोजन होता है। ये चीज़ आप याद रख लेना। इसके आगे है, इसमें अगर आपने बात करते हैं कि मृदा अभिक्रिया की, तो ये दो जो चीज़ें हैं, NH4 पॉजिटिव प्लस में SO4 2 नेगेटिव, ये अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है, इस प्रकार से। तो अलग अलग होंगे तो इससे क्या होगा, NH4 पॉजिटिव के रूप में यह नाइट्रोजन देगा, और SO4 है वो अलग हो जाएगा जो मिट्टी में पड़ा रहता है। इससे क्या है, सल्फर की भी पूर्ति होती है। अमोनियम सल्फेट से सीधा सा यह अमोनिया के रूप में देता है, और जो इसका प्रयोग किस में होता है, मुख्य रूप से धान है, गन्ना है, यानी जलमग्न जो फसलें होती है, जलमग्न भूमियों में जो लगाई जाती है फसलें, वाटर लॉक्ड एरिया के अंदर, उनके अंदर जो फसलें हैं वो इसी रूप में नाइट्रोजन को ग्रहण करती है। जो वायु की उपस्थिति के अंदर हैं वो मुख्य रूप से किस में ग्रहण करती हैं, NO3 नेगेटिव के रूप में। और जो अवायवीय जो है नाइट्रोजन या फिर किसी पोषक तत्वों को ग्रहण करती है अवायवीय स्थिति के अंदर, तो उसके अंदर धान व गन्ना आते हैं, और उनमें NH4 पॉजिटिव के रूप में नाइट्रोजन ग्रहण की जाती है। तो ये चीज़ आप याद रख लेना। तो इसमें मृदा अभिक्रिया के अंदर बस इतना ही है कि ये इस रूप में टूटेगा और NH4 पॉजिटिव के रूप में देगा। एक चीज़ आपको इसमें याद रखनी इम्पोर्टेंट है कि इसका कभी भी प्रयोग चूना के साथ नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए, क्योंकि NH4 ये जो है अमोनियम सल्फेट प्लस में CaO, ये चूना हो गया, ठीक है, इसका प्रयोग अगर करते हैं तो CaSO4 बनेगा, और प्लस में N2 गैस या फिर NH3 अमोनिया गैस बनती है। अमोनिया गैस बनने से क्या होगा कि यह शीघ्रता से वायुमंडल के अंदर चली जाती है, और इसके साथ में कुछ मात्रा में जल के अणु बनते हैं जो भूमि द्वारा सोख लिए जाते हैं, नीचे चले जाते हैं, और जो NH3 जो गैस है वो वायुमंडल के अंदर निकल जाती है। तो अपने यहाँ पर किसका प्रयोग करते हैं, अमोनियम सल्फेट का। क्यों करते हैं, नाइट्रोजन के लिए, और नाइट्रोजन अपने को मिली नहीं, वायुमंडल के अंदर चली गई, इसलिए इसमें किसान को ज़्यादा नुकसान होता है। इसलिए कभी भी चूने के साथ में इसका प्रयोग न करें। और अगर चूने का जो प्रयोग है अपने मुख्य रूप से करते हैं जहाँ पर या तो कैल्शियम की कमी हो, या फिर क्या है जहाँ पर अपने मृदा है वो अम्लीय होती है। अम्लीय मृदाओं में अगर अपने चूने का इस्तेमाल कर रखा है तो वहाँ पर अमोनियम सल्फेट का प्रयोग न करें, ठीक है। तो ये अमोनियम सल्फेट के बारे में रिएक्शन है, नॉर्मल मृदा अभिक्रिया है, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है जो मैंने आपको बता दी है। और इसकी जो और अदर डिटेल है वो पीछे की वीडियो है अमोनियम सल्फेट के नाम से, वो आप देख सकते हैं, ठीक है, उसमें सारा डिटेल दिया हुआ है। ये केवल इसके अंदर मृदा अभिक्रिया बताई है कि ये इस प्रकार से अलग अलग टूटते हैं, और इस प्रकार के जो फर्टिलाइज़र है उसका प्रयोग सर्वाधिक धान या गन्ना के अंदर किया जाता है। ये चीज़ आप इम्पोर्टेंट है, याद कर लेना अच्छे से, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में अपने अगले टॉपिक जो DAP SSP वगैरह हैं, तो जो MOP है उसका सूत्र होता है KCl, ठीक है, और इससे कौन सा पोषक तत्व मिलता है, पोटेशियम, पोटास मिलता है, ठीक है। इसमें कितना होता है, 58 से 60% होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, रिएक्शन सीधी सी है, K पॉजिटिव और प्लस Cl नेगेटिव के रूप में टूटता है, K पॉजिटिव के रूप में इसे ग्रहण किया जाता है। और एक होता है पोटेशियम सल्फेट होता है K2SO4, ठीक है, इसमें क्या है, ये भी K पॉजिटिव के रूप में टूटता है, SO4 2 नेगेटिव के रूप में टूटता है। और एक चीज़ होती है कि KCl जो फर्टिलाइज़र MOP, उनका प्रयोग अपने जैसे कुछ फसलें हैं, गन्ना, तंबाकू और चुकंदर,
ठीक है। इस प्रकार की फसलों या जैसे आलू है में नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि इनकी जो क्वालिटी है, जैसे गन्ना की क्वालिटी है शर्करा, शर्करा के लिए गन्ना लगाते हैं अपने। तम्बाकू की क्वालिटी है निकोटीन, ठीक है, निकोटीन। चुकंदर भी शर्करा के लिए लगाते हैं, चीनी बनती है। आलू में स्टार्च होता है। तो जो ये चीज़ें हैं वो कम हो जाती हैं, और वो कम किसके लिए होती है? क्लोरीन आयन के कारण, ठीक है। तो अगर अपने इनमें सारे इन चीज़ों में पोटास की आवश्यकता होती है, क्योंकि इनकी क्वालिटी इम्प्रूव करने के लिए ये क्वालिटी इम्प्रूव करता है, ठीक है। और इसके लिए अपने MOP डालते हैं। तो ध्यान रहे कि इन फसलों के अंदर MOP नहीं डालना है, इसकी बजाय K2SO4 को प्रयोग करना है, यानी सल्फेट ऑफ पोटास SOP, ठीक है, इसका प्रयोग करना है, ताकि इसमें क्या है कि पोटास अपने को मिल जाए और साथ में सल्फर की भी पूर्ति हो सके। और इन जो ये फसलें हैं गन्ना, तम्बाकू, चुकंदर, आलू, इनकी क्वालिटी भी खराब न हो। तो ये नॉर्मल चीज़ें थी इसके बारे में। अगली वीडियो में अपने डिस्कस करेंगे DAP के बारे में। तो अगली वीडियो जल्द लेकर आएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। चैनल को अपने शेयर करना है ताकि कोई अदर जो स्टूडेंट है वो भी इसको देख सके। तो धन्यवाद।